नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजीत आगरकर याद है आपको क्या? क्रिकेट के एक तेज बॉलर हुआ करते थे। एक दुबला पतला सा लड़का जिसको देखकर लगता नहीं था कि इतनी तेज बॉल फेंकेगा, लेकिन एक समय में वो भारत की तरफ से सबसे तेज गेंदबाज होते थे और कई मौकों पर अच्छी बल्लेबाजी भी कर ली। ताबड़तोड़ बड़े बड़े छक्के, आसमानी छक्के लगाते थे। तो तमाम क्रिकेट के जो जानकार थे उनको ऐसा लगने लगा कि भारत की ऑलराउंडर की खोज पूरी हो गई। कपिल देव के बाद जिस ऑलराउंडर की कमी हमेशा खलती रही भारतीय क्रिकेट टीम को, वो अजीत अगरकर में दिखाई पड़ता था। लेकिन अजीत अगरकर के साथ क्या होता था? जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट, कोई भी बड़ा मैच, जब भी ऐसा कुछ होता था तो ऐन वक्त पर बैटिंग तो जाने दीजिए, बॉलिंग में भी वो फेल हो जाते थे। आप सोच रहे होंगे कि राजनीति में मैं क्रिकेट की बात क्यों करने लग गया? करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि राहुल गांधी जो कांग्रेस के एक तरीके से चेहरा हैं, एक तरीके से क्या, भले ही कोई अध्यक्ष बन गया हो, लेकिन सारी जो पार्टी है उनके इर्द गिर्द ही चल रही है। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी पे ही पूरा इन्वेस्टमेंट है पार्टी का, उन्हीं से पूरी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो जिस तरीके की तस्वीरें आ रही थी, जिस तरीके की भीड़ जुट रही थी और जिस तरीके से लोग उसमें जुड़ रहे थे, कुल मिला के एक अच्छा माहौल, अच्छा कार्यक्रम। आलोचनाएं राजनीतिक दलों की होती रहे अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी का दक्षिण भारत में, चाहे वो तमिलनाडु रहा हो, चाहे आंध्र प्रदेश रहा हो, चाहे तेलंगाना रहा हो, चाहे कर्नाटक रहा हो, इन सभी जगहों पर राहुल गांधी को कहीं पर थोड़ा बहुत फर्क ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जब सतत कोई यात्रा इतने लंबे समय तक चलती चली आ रही है तो उसमें कहीं थोड़ा हल्का रिस्पांस भी हो सकता है। लेकिन अगर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अगर मैं मौजूदा समय में कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए अगर इस यात्रा के बारे में कहूं, तो वो यात्रा काफी हद तक सफलता की तरफ जा रही है। उसमें जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, भले ही राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा हो या उनकी टीम की तरफ से कहा जा रहा हो कि मीडिया का उस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा, उस तरीके से उनको नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन प्रभाव देखिए, जब आप जमीन पर उतरेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और जो लोकल मीडिया, जहां पर आपके कदम पड़ रहे हैं, जहां पर आपकी कदम ताल हो रही है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर इसका असर पड़ना बहुत स्वाभाविक है। और ये कोई तात्कालिक नहीं, ये दीर्घकालिक रणनीति का एक हिस्सा होता है। और राजनीति एक दिन का खेल तो है नहीं, 2020 मैच है नहीं। उसमें लगातार आपको अपने आप को परिमार्जित करते रहना पड़ता है और लगातार अपने आप को दिखाते रहना पड़ता है। तो उस लिहाज से राहुल गांधी की यात्रा बेहतर थी, और जो मुद्दे भी वो उठा रहे थे, उन मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश वो कर रहे थे। कभी कम होता था, कभी ज्यादा होता था, वो एक अलग विषय है। लेकिन राहुल गांधी के साथ हमने अक्सर देखा, क्योंकि राहुल गांधी को पहली बार मैंने बहुत गंभीर राजनीति करते हुए देखा 2012 में, जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था। उस समय राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की। वो लगातार जनता के बीच में गए, पद यात्राएं की, कभी भट्टा परसोल का मुद्दा उठाते थे, अपनी सरकार की आलोचना करने से वो बाज नहीं आते थे। एक अपने अंदर से ही, मतलब कांग्रेस के अंदर, यूपीए सरकार के अंदर, ये क्रूसेडर है जो जनता के लिए लड़ना चाहता है, जनता के हक के लिए लड़ना चाहता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, जो किसी भी तरीके के जो सरकारी जो अतिक्रमण कहें या जो सरकारी जो एक तरीके से अधिनायकवाद है, उसके खिलाफ खड़ा हुआ एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश के नतीजे जाते हैं उनके खिलाफ, उसके बाद राहुल गांधी भी पूरे परिदृश्य से गायब हो जाते हैं। इसी तरीके से बीच बीच में कई बार राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे उनमें अक्सर उनके राजनीतिक व्यक्तित्व में, आप सोच रहे होंगे जो मैं अजीत अगरकर की तुलना क्यों कर रहा था, कपिल देव जैसी कंसिस्टेंसी, कम से कम बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब जगह पर जो कर सके, कि जो एक अच्छा संगठनकर्ता भी हो, जो अच्छे लोगों को अपने साथ में जोड़ सकता हो और जिसकी पब्लिक में अपनी एक इमेज हो, इन सब चीजों को लेकर राहुल गांधी का बीच बीच में लगता है कि वो ऐसा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा उस दिशा में अब तक देखा जाए तो राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा पड़ाव था। और यात्राएं भारतीय राजनीति में जब जब हुई हैं, उनका कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। इस पर हम बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपसे। लेकिन अभी फोकस में राहुल गांधी को क्यों अजीत अगरकर कह रहा हूं? क्योंकि टाइमिंग,
आमतौर पे क्या होता है कि राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, फिर अचानक कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिससे उनका पिछला पूरा किया धरा हुआ सब मटिया मेट हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो उनके साथ लोग जुड़े और जो पीछे से लोग उनके साथ चलते चले आ रहे थे वो सब उनके खिलाफ हो गए, लेकिन एक जो माहौल मोमेंटम देखिए राजनीति में इस समय सबसे बड़ी जो चुनौती है कांग्रेस के सामने, उनके सामने है नरेंद्र मोदी जैसा एक चेहरा जिसकी निरंतरता अथक है। वो अनथक वो चलती चली आ रही, वो अथक प्रयास चलते चले आ रहे हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन नरेंद्र मोदी चर्चा में ना होते हों, छुट्टी बनानी नहीं होती उस व्यक्ति को, और कुछ ना कुछ वो प्रशासनिक या राजनीतिक तरीके से वो रहते हैं, नैरेटिव उनके इर्द गिर्द रहता है, उनके बारे में चर्चा होती रहती है। इनके अलावा अगर कोई आता है तो फिर वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कभी चर्चा में आ जाते हैं। राज्यों के चुनाव होते हैं तो कभी ममता, कभी अखिलेश यादव, ये लोग भी अपने यहां दिखाई पड़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ इसी निरंतरता की जो एक समस्या होती रही उसको उन्होंने दूर करने के लिए इतनी बड़ी पदयात्रा की और इसका फर्क भी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब जो इस टाइमिंग की मैं बात कर रहा था, अब अगर कर वो कहाँ कहाँ बनते हैं। जब शुरुआत हुई तो खैर उस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे वो एक ऐसे पादरी के पास जाते हैं जिसके भारत माता के बारे में और जिसके एक अलग विचार होते हैं। खैर चलिए जाने दीजिए, जब आप इतने बड़े देश में, विविधतापूर्ण देश में मिलेंगे तो हर तरीके के लोग मिलेंगे, यहाँ भी समझ में आता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, किन किन मुद्दों पर आप जाते हैं। अब हालिया मुद्दों बात करें, मैं बहुत लंबा नहीं चलता हूँ। जो चेहरे दिखाई पड़े उसमें योगेंद्र यादव या पूजा भट्ट, इन सब चेहरों के साथ जिस तरीके के एक्टिविज्म और जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का सबब ये लोग बने हुए हैं, मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को जितना श्रेय आप देंगे, आप मानकर चलिए कि ये जो एक्टिविस्ट हैं इस तरीके के, उनका भी पूरा योगदान है। ये लोग जितना चीखते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी को उसका फायदा मिलता है। खैर, अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अरविंद केजरीवाल के साथ रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल को ये लोग डेंट नहीं कर पाए जब उनके खिलाफ हो गए। अब जरा मेधा पाटकर की बात करते हैं। मेधा पाटकर की एंट्री किस समय होती है और वीर सावरकर के मुद्दे की एंट्री किस समय होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता। महाराष्ट्र में जब आप जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में जाते जाते आप वीर सावरकर को माफी वीर और उनको लेकर आप पूरा एक अपनी बात कहना शुरू करते हैं। अब महाराष्ट्र में वीर सावरकर ठीक उसी तरीके का कल्ट है जिस तरीके से गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीर सावरकर किसी पार्टी विशेष के नहीं बल्कि महाराष्ट्रियों की अस्मिता और उनके गौरव के प्रतीक हैं। तो उन्होंने अंडमान निकोबार से जो पत्र लिखे हैं वो तथ्य हैं, उस तथ्य के पीछे रणनीति क्या है उस पर चर्चा होती रहती है। वो एक राहुल की अपनी सोच हो सकती है, वो अपना मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस पार्टी और जिस परिवार से आते हैं उस परिवार से, चाहे इंदिरा गांधी रही हो प्रधानमंत्री, वो भी वीर सावरकर को लेकर उनके मन में भाव क्या थे वो भी आपने देखे हुए हैं कि किस तरीके के बहुत सारे कागज आ चुके हैं सामने, और गांधी जी तक उनसे मिलने गए थे वहां पर। अब महाराष्ट्र में जो महाआघाड़ी है उसको भी वो नाराज कर देते हैं इसके साथ में। शिवसेना के सुप्रीमो जो मौजूदा हैं उनको कहना पड़ता है कि इससे गठबंधन तक पर फर्क पड़ सकता है। संजय राउत जो इस समय सबसे ज्यादा मुखर है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, वो भी इस मुद्दे पर महाआघाड़ी जो है, जो गठबंधन है, उसके टूटने की बात करते हैं। एनसीपी के लोग भी इससे डिस्टर्ब होते हैं। तो खैर वो एक अकादमिक बहस किस तरीके से राजनीतिक बहस में कब तब्दील करनी चाहिए, शायद इसका अभाव हो सकता है, वो माना जा सकता है। राहुल गांधी के बारे में लोग ये कह सकते हैं कि देखिए राहुल गांधी बड़े बोल्ड हैं, बहुत ईमानदार हैं, वो राजनीतिक नफे नुकसान की बात नहीं करते हैं, जो उनके मन में आ गया वो कहते चले आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में अगर लोगों की भावनाओं का अगर आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपने एक रट लगा ली, इसके जरिए उन्होंने क्या किया कि वीर सावरकर से ज्यादा इस बात पर सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर गांधी नेहरू परिवार के लोगों ने कितनी सजा भुगती, उन्होंने कितनी लाठियां खाई, उनकी कितनी संपत्तियां जब्त की गई, किसको कितनी पेंशन मिलती रही, ये सारा लेखा जोखा सोशल मीडिया के दौर में तुरंत सबके सामने आ जाता है। तो वीर सावरकर का तो कुछ हुआ नहीं, वीर सावरकर के पक्ष में लामबंदी और प्रगाढ़ हुई। हाँ, गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ जिस तरीके का एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों की तरफ से लगातार चलाया जाता था वो और सतह पर आ गया। अच्छा, एक और खास बात है, इसके बाद गुजरात का चुनाव था। गुजरात में राहुल गांधी को नहीं आना था, लेकिन उनको लाया गया और कहा गया ये हीरा
सूरत में ये हीरा आएगा, तो सूरत चूंकि जानते हैं आप हीरा व्यापारियों की जगह है, तो जब ये हीरा आएगा तो इस हीरे की चमक के आगे बाकी सब नगीने हल्के पड़ जाएंगे, उनकी चमक मध्यम पड़ जाएगी। राहुल नाम का हीरा ऐसा चमकेगा कि वो बिल्कुल ध्रुव तारे की तरह वहां पर उसका प्रभाव अटल हो जाएगा और कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। यहां ये बात ध्यान दिलाना जरूरी है कि सूरत और सौराष्ट्र का ये इलाका है जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिली थी। यहां पर बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई जैसे परंपरागत तौर पर करती चली आ रही थी, और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगानी पड़ी थी, जैसा इस बार भी वो लगा रहे हैं। लेकिन जब वो यहां पर आते हैं तो आने से पहले जरा आप देखिए क्या करते हैं वो। मेधा पाटकर एक ऐसी एक्टिविस्ट है, आपको याद होगा सरदार पटेल बांध, जहां पर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की जो सबसे बड़ी दुनिया की प्रतिमा लगाई गई है, उस सरदार सरोवर डैम का वो विरोध करती रही। सुप्रीम कोर्ट से लड़ झगड़ कर एक लंबा संघर्ष चला, उसके बाद वो बन पाया। और गुजरात की प्रगति और गुजरात का बहुत सा हिस्सा था जहां पर पानी की समस्या थी, वो बांध बनने के बाद उससे बहुत सारी चीजें ठीक हुई हैं। लेकिन वहां किस तरीके से लगातार पॉलिटिक्स चलती रही, क्योंकि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार होती थी, लेकिन वो कोर्ट से और जन आंदोलन से सब पर जीत हासिल करके वो हुआ। और मेधा पाटकर की स्थिति यह है कि गुजरात में वो उस इलाके में जहां के लिए वो संघर्ष करती थी वहां पर वो नहीं जाती हैं, ये सच्चाई है। वहां पर जब जाना होता है तो गुजरातियों के बीच में गुजरातियों को ऐसा लगता है कि उनको पानी से, विकास की धारा से उन्होंने महरूम रखा, तो इसलिए वो नहीं जाती। लेकिन उन्हीं मेधा पाटकर के साथ में उनकी एक तस्वीर आ जाती है जब वो गुजरात जाते हैं। जब गुजरात जाते हैं तो रही सही कसर पूरी हो जाती है। नरेंद्र मोदी हिंदी में गुजरातियों से संवाद कर लेते हैं, और वहां पर राहुल गांधी को ज्यादा जुड़ाव दिखाने के लिए गुजराती ट्रांसलेटर की पता नहीं किसने उनको सलाह दे दी। अब जब उनको ये सलाह दी गई तो उनके साथ भरत सिंह सोलंकी जैसा उनका जो बड़ा नेता, उनके पिता भी वहां के बड़े नेता थे, आपको पता ही है, वो ट्रांसलेटर बनते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से बोलते हैं, वो वीडियो बहुत वायरल हो चुका, उसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन उससे अच्छा खासा फजीता होता है कि कांग्रेस के लीडर तक जो है राहुल गांधी को ट्रांसलेट करने से मना करते हैं, और राहुल गांधी भी किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, परिपक्वता दिखाई नहीं पड़ती वहां पर। अच्छा तो आपको नहीं करना है, इस तरीके से करके अपना मजाक को खुद बना लेते हैं। तो ये जो कपिल देव बनने के चक्कर में अजीत अगरकर क्यों बन जाते हैं राहुल गांधी, ये कहानी, ये दृष्टांत मैंने आपको इसलिए दिया था, शायद आपके समझ में आ गया हो। तो लेकिन देखिए, अजीत अगरकर का कैरियर बहुत लंबा नहीं चल पाया, वो बार बार उनको चलाया जाता रहा, बीच में कुछ मैच में वो परफॉर्मेंस कर देते थे, लेकिन बात उससे नहीं बनती थी। ये अलग बात है कि चयनकर्ता वहां पर अजीत अगरकर पर मेहरबान थे, लेकिन राहुल गांधी तो अपनी पार्टी में सर्वे सर्वा हैं, और जो उनका चयन है, उनके सलाहकारों का, सलाहकार मंडली उसका चयन वो कर रहे हैं, उस चयन को अगर उन्होंने ठीक नहीं किया मुद्दों से लेकर जो रणनीति तक में, तो आप मानकर चलिए कि कपिल देव जैसे ऑलराउंडर राजनीति में राहुल गांधी के लिए बनना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनको अगर नहीं बनना है तो इन सब बातों पर मुझे लगता है ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए आज इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।